जड्डा मैं हूं तमन्ना। उत्तर प्रदेश में महज 2 दिन में वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 73 सीटों में वोट डाले जाएंगे और इसके पहले वोटरों को लुभाने की पूरी तैयारियां चल रही है। लेकिन इस बीच मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अपने एक बयान में अखिलेश के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। अपने एक इंटरव्यू में दिए बयान में अपर्णा यादव ने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर भी होना चाहिए और इसमें ऊंची जातियों के गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात पर बीजेपी नेता उमा भारती ने सफाई मांगी और अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव को भी सफाई देनी पड़ी। लगातार कई मुद्दे उठ रहे हैं कि जो रिजर्वेशन की भी बात की जा रही है, अपर्णा यादव ने भी रिजर्वेशन की बात की, इकोनॉमिक कैटेगरी में भी रिजर्वेशन देना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो उनकी खुद की राय है और जो हम समाजवादियों का जो कहना है, जो हमारे सिद्धांत है, हम उसी पे चलेंगे। जो लोहिया जी ने कहा था, हम उन्हीं सिद्धांतों पे आगे बढ़ेंगे। तो याद कीजिए कि किस तरह बिहार चुनाव के पहले आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया था। क्या यूपी चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा है या बनेगा? आज सामाजिक कल्याण के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपर्णा यादव के बयान पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज कहा कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि भाई जो उन्होंने अपर्णा यादव जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट हमसे सम्मत नहीं है, क्योंकि जो आरक्षण का मुद्दा है जाति के आधार पर ही है। जो एससी को आरक्षण मिला, एसटी को मिला और ओबीसी को मिला, वो जाति के आधार पर ही मिला है। और अभी दूसरी जातियां भी मांग कर रही है, लेकिन अगर आरक्षण देना है तो उनको आर्थिक निकाय लगाकर ही देना होगा। तो इसलिए मतलब अपर्णा यादव जी का जो स्टेटमेंट है वो सोशलिस्ट लीडर की बहू है और उन्होंने इसी तरह का स्टेटमेंट करना, ये सोशलिज्म को मतलब खतरा पैदा करने वाली बात है। सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर ही उन्हें अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। तो आज हम पूछ रहे हैं कि क्या आरक्षण पर मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के बयान से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? आपकी क्या राय है? आप भी हमें बताएं। आप CNBC_आवाज के हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर अपना व्यू दे सकते हैं या SMS भी कर सकते हैं हमें 51818 पर। तो हम आज आरक्षण के मुद्दे पर बात करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह किसानों की बड़ी याद आ गई है। हर पार्टी किसान कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं। यहां तक बीजेपी भी कह रही कि वो किसान के कर्ज माफ कर देंगे। याद कीजिए कि ये अब तक बीजेपी का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश और मोदी जी ने अलग अलग रैलियों में एक दूसरे पर आज तंज कसे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज की चुनावी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, बीएसपी नेता डॉक्टर MH खान, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वागत है आप सबका। घनश्याम तिवारी जी, अपर्णा यादव जी विवादों में कुछ दिन पहले भी आई थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी लिया और उन्होंने कहा था कि ये हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, हम उनको एडमायर करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि पहले से ही परिवार में कलह चल रहा है और अब अपर्णा यादव का ये कहना आपको क्या बैकफुट पर नहीं डालता? देखिए, हमें फ्रंट फुट पर एक ही चीज डालती है, वो है माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन और जो काम उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश एक युवा राज्य है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो कि 18 से 23 साल की उम्र के हैं और इनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होना, अच्छा रोजगार होना, अच्छे अवसर होना, जो कि अगर राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तभी संभव होगा, राज्य की सामाजिक नीतियां अच्छी होती हैं तभी संभव होगा। ये कार्य इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण। बहुत बढ़िया बात है घनश्याम तिवारी जी, लेकिन कृपया आप उस बयान पर बताइए, क्या आप लोगों को औपचारिक तौर पर इस पर अपना व्यू नहीं देना चाहिए? देखिए, आप ही की बात पे आ रहा हूँ। समाजवाद का आंदोलन और समाजवादी पार्टी जो है एक बहुत ठोस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। कोई एक बयान जो है वो ऐसा असर नहीं डालता कि हमारे सिद्धांत अलग हो जाएं।
चुनाव के दौर में बहुत सारे बयान आते हैं। आप लोग चुनते हैं कि कौन सा बयान महत्वपूर्ण है, कौन सा बयान महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों की बात है, जहां तक उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे की बात है, जहां तक उत्तर प्रदेश के लिए एक विजन और एक नेतृत्व की बात है, ये बयान उसमें मायने ही नहीं रखते हैं। नहीं, मायने नहीं रखते हैं तो आप सफाई क्या मांग रहे हैं अपर्णा यादव जी के? और ऐसा नहीं है कि किसी ने कहां पर कुछ बोल दिया। वो मुलायम जी की छोटी बहू है, लखनऊ कैंटोनमेंट सीट से लड़ रही है आपकी पार्टी के लिए। अगर वो कहती कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और अपना वो एग्जाम्पल दे रही हैं कि मेरी बेटी को मैं आरक्षण नहीं दिलवाऊंगी क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, तो इस पर आपकी कुछ तो टिप्पणी होनी चाहिए घनश्याम तिवारी जी। हमारी टिप्पणी बहुत साफ है कि स्टूडियो में जो चीज एक अच्छा चर्चा का विषय बने, लेकिन जमीन पर जाकर के कोई विकास की बात को आगे न बढ़ा पाए, उस पर हमारी टिप्पणी बेबुनियाद है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने डिंपल यादव जी को दिखाया, जो इस पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता हैं, वो जनता के बीच में और अपनी जनता की बात सार्वजनिक रूप में रख रहे हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण सैद्धांतिक बात आती है या प्रदेश के विजन से जुड़ी हुई बात आती है, तो जनता के मंच में जहां हजारों लाखों लोग रोज रैलियों में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना विचार बना रहे हैं, वो चीज सामने आ रही है। कोई एक बयान को उठा करके हमें चुनाव की धुरी बदल दे। भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दे तलाश रही है। डॉक्टर एमएच खान, आपके नेता ने भी आज आरक्षण की बात कही है, लेकिन उनका निशाना रहा है बीजेपी पर। तो क्या आरक्षण एक मुद्दा है इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल मुद्दा है। अब बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देगी, चाहे दलित का हो, चाहे बैकवर्ड्स का हो, चाहे किसी का हो। आज आप देखिए बीपी सिंह के सरकार में, जब बीपी सिंह की सरकार प्रधानमंत्री बने थे बीपी सिंह जी, तो उनको समर्थन बाहर से बीजेपी दे रही थी। और जब उन्होंने मंडल कमीशन की घोषणा की तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और तुरंत कमंडल लेके निकल लिए ये लोग। तो ये लोग अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख का बयान आया कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण बराबर होना चाहिए। हमारी पार्टी का मानना है कि आरक्षण बिल्कुल रहना चाहिए और जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिनमें अभी गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं, उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। यह हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है और सब समाज को लेकर चलने का उद्देश्य है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा हमारा है, हम उसी पैटर्न पर चल रहे हैं, वही बहन जी हमारी कह रही हैं। शास्त्री जी, उमा भारती ने सफाई मांगी है इस बात पर, आरक्षण के मुद्दे पर, और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको लुभाने के लिए क्या क्या कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं तमन्ना जी कि आरक्षण दलितों को कोई भीख या अनुदान नहीं है, ये उनको मुआवजा दिया जाता है। और खास तौर से किस बात का मुआवजा दिया जाता है ये तो मेरे ख्याल से अन्य लोग बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी, हम लोग जो कह रहे हैं, हम लोग सैद्धांतिक उस सिस्टम में भरोसा रखते हैं, संविधान के उस सिस्टम में भरोसा रखते हैं जो एक बार तय हो गया तो तय हो गया। हिंदुस्तान में आरक्षण पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत दिया गया है और पार्लियामेंट्री एक्ट को कभी भी कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। और आरक्षण खासतौर से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए मिला है, उसके बारे में ये पहले तो सोच लिया जाए कि वो आरक्षण देने का आधार क्या है। ये आधार आर्थिक नहीं है, ये आधार सामाजिक भी नहीं है, ये आधार पूर्ण रूप से सामाजिक है, ये आधार धार्मिक भी नहीं है। धार्मिक आधार पर तो आरक्षण दिया भी नहीं जा सकता है, आर्थिक आधार पर भी नहीं दिया जा सकता है। अगर आरक्षण केवल दिया जा सकता है जो संविधान में निर्णय के अनुसंधान और निर्णय के उपरांत दिया गया है, वो केवल और केवल सामाजिक आधार पर। इसलिए आरक्षण हिंदुस्तान से कभी नहीं खत्म हो सकता, केवल एक ही सूरत में खत्म हो सकता है जब संपूर्ण समाज एक हो जाए, भाईचारा एक हो जाए, सारे लोग मिल करके रहें और जातिवाद समाप्त हो जाए। जातिवाद कभी नहीं समाप्त होगा और जब तक जातिवाद नहीं समाप्त होगा तब तक आरक्षण नहीं समाप्त होगा। आकर्षित करना चाहती हूं डॉक्टर शास्त्री, मनमोहन वैद्य जी का जो बयान है, मनमोहन वैद्य जी का बयान है कुछ दिन पहले का, जहां वो ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि शायद आरक्षण पर हमको फिर से चर्चा शुरू करनी चाहिए और ये कब तक चलेगा, और क्या जमीनी स्तर पर शिक्षा और इन तरीकों के मौके ना दे
जब हम आरक्षण की बात करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तमन्ना जी, मैं इस बात के लिए चुनौती देता हूं, उनका बयान फिर से आप दिखला दीजिए। उन्होंने आरक्षण को सामाजिक आधार पर खत्म करने का कोई भी बात नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है आरक्षण के संदर्भ में कि आरक्षण कभी भी धार्मिक या मजहब के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, और यही डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था। इस देश में कोई भी ये नहीं कह सकता कि आरक्षण को धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर दिया जाए। आरक्षण तो एक सामाजिक आधार पर दिया गया है, तो सामाजिक आधार पर ही रहेगा। और जब समाज में बराबरी नहीं होगा, सामाजिक समरसता नहीं स्थापित हो जाएगा, तब तक कभी भी नहीं होगा। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर उन्होंने इस तरह की बात कही होगी। और मैं तमन्ना जी आपसे एक मिनट, डॉक्टर अमित खान इस तरह से हल्की बातें कर रहे हैं और अपने संस्कार को दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये न कहें, कृपया न कहें हल्की बात, और इस तरह के टॉन्ट नहीं करनी चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर मायावती जी इस बात को सिद्ध कर दे कि मनमोहन वैद्य जी ने अपने आरक्षण समाप्त करने की बात कही है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और नहीं तो मायावती जी को माफी मांगना होगा इस बात के लिए कि अगर वो कह रही है कि मनमोहन वैद्य जैसे लोग। अरे पूरा चैनल कह रहा है भैया, पूरा चैनल सारे चैनल से माफी मंगवाइए ना, सारे चैनल्स कह रहे हैं, सारे चैनल दिखा रहे हैं, सारे चैनल एक मिनट गुमराह नहीं कर सकते। अच्छा, एक मिनट, इसमें एक सवाल अब पवन खेरा जी के लिए, एक सवाल पवन खेरा जी के लिए। मैं भी दलित वर्ग से हूँ और आरक्षण हम लोगों के जीते जी खत्म नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि आरक्षण कभी भी नहीं खत्म होगा, लेकिन आप लोग गुमराह करके वैद्य जी के बयान की बात करें। पवन खेरा से सवाल, कांग्रेस पार्टी के पवन खेरा से सवाल, क्योंकि घनश्याम तिवारी ने तो पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया अपर्णा यादव के बयान से। वो उसके तरफ बोलना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, वो कह रहे हैं आप क्यों ये बहस कर रहे हो। लेकिन पवन खेरा जी, आप अलायंस में हैं इस पार्टी के साथ, और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ बिहार की। अब मनमोहन वैद्य के बयान पर बीएसपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। बिहार में आप गठबंधन में थे तब मोहन भागवत जी के बयान पर सवाल उठाए गए थे, और वो आरएसएस से जुड़े हुए, वो बीजेपी में है भी नहीं। यहाँ अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, और चुनाव प्रचार के दौरान वो ये स्टेटमेंट देती हैं, और उसके तर्क हो सकते हैं, उस पर बहस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो अलग विषय है। तब आप इसको कैसे नहीं ओन करेंगे? नहीं, ये उनकी अपनी पार्टी अगर उसको ओन नहीं कर रही, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस उनकी एक निजी टिप्पणी को और उनकी एक निजी राय को ओन करे? कांग्रेस पार्टी का मत स्पष्ट है आरक्षण को लेकर। पिछड़ापन और गरीबी के सामाजिक कारण रहे हैं, तो उनको आर्थिक और उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक कारणों से जो गरीब हैं उनको आरक्षण, और जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण अवश्य देना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी की नीति आज से नहीं है, जब से आरक्षण मिला है तब से है। इसके आर्किटेक्ट कांग्रेस पार्टी रही है, और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व है। तो वाई शुड, हम लोग क्यों उसको ओन करें? ये उनकी पार्टी का भी अगर मत नहीं है तो उसमें कांग्रेस क्यों ओन करेगी? और रही बात मोहन जी भागवत की सवाल की या दत्तात्रेय जी की और मनमोहन वैद्य जी की, तो इनकी तो बहुत ही स्पष्ट नीति है। आरएसएस कभी भी समता की बात नहीं करेगी, सदैव समरसता की बात करती है। अगर आपने नोटिस किया हो, आरएसएस कभी समता शब्द का प्रयोग ही नहीं करती है, शास्त्री जवाब दे रहे हैं, शब्द का प्रयोग करती है। देखिए, ये लोग आज एक तमन्ना जी एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, जवाब दिया है कांग्रेस शास्त्री साहब से मेरा छोटा सा एक प्रश्न है। नहीं, एक मिनट, आपने कुछ गलत बयानी की है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ। दलित हुआ है क्या? एक भी संघ प्रमुख दलित हुआ है? इनकी तो कोई कमिटमेंट दलितों के प्रति भरोसा नहीं रखते हैं, हमारे मन में कोई संशय ही नहीं। यूपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां मैं तमन्ना जी इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक आरक्षण की बात है, और जो अभी कांग्रेस के व्यक्ति ने इस बात को कहा कि ये कांग्रेस द्वारा दिया गया है, मैं इस स्टेटमेंट की निंदा करता हूं, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई है, शायद इनको पता भी नहीं होगा कांग्रेस के प्रवक्ता को आरक्षण कब दिया गया इस देश में। उस समय तो देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। 1935 में 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 1935 में
शेड्यूल कास्ट का लिस्ट बनाया गया था और कुछ शेड्यूल कास्ट की जो जातियां थी, जो सिलेक्टेड जातियां थी, उनको स्पेशल प्रिविलेज के तौर पर 1936 में आरक्षण दिया गया है। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस इसके लिए श्रेय लेने की जो कोशिश कर रही है वो ले। ये डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से मिला है। कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर का समाज लड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर की बात है। डॉक्टर अंबेडकर जनता जिंदा से कांग्रेस एनालिसिस के साथ संदर्भ में आपकी अपनी सरकार एक्सेप्ट कर रही है। कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि रुक जाए, एक साथ ना बोले, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। व्यक्तित्व को जनता के सामने भी नहीं लाने। शास्त्री जी प्लीज एक मिनट। अब असली बात पे आते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हमने आज इस मुद्दे को क्यों उठाया या यहां से हमने क्यों शुरुआत की जब हम यूपी की बात कर रहे हैं? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पहले फेज में वोटिंग होगी, वहां पर जो कास्ट ब्रेकअप है वो कितना महत्वपूर्ण है। 73 सीटों में बीएसपी के लिए सबसे बड़ी फाइट है और उस तरह जिस तरह की बीजेपी की भी टिकट्स बटी हुई हैं, उसे किस तरह की तस्वीर पेश आ रही है? देखिए तमन्ना, एक तो 73 सीटों के जो चुनाव हैं वो इतने गड्ढमड्ढ हो गए हैं कि राजनीतिक दलों को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर हम कहें कि जाट कैसे वोट कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चौंकाने वाली खबरें हो सकती हैं। मुसलमान कैसे वोट कर रहा है, वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चौंकाने वाली खबरें आ सकती हैं। लेकिन एक जो चीज जो आज का मुद्दा है और जो बहुत जरूरी मुद्दा है कि अपर्णा यादव ने एक जो बयान दिया कि मेरी बेटी के लिए मैं आरक्षण नहीं लूंगी, मुझे लगता है कि कम से कम हम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को और साथ ही राजनीतिक दलों के लोगों को, जो ये अभी बात कर रहे थे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसको लागू किया और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद कमंडल की तरफ चली गई, क्या भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग से आने वाले नेताओं में ये साहस होगा कि जिस तरह की बात आज अपर्णा यादव ने की, उसके पहले रामविलास पासवान ने भी यही बात की थी। चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे आरक्षण क्यों लेना चाहिए। दरअसल इस देश की जिस तरह की सामाजिक बनावट है, कोई भी पार्टी, और पार्टी अगर ऐसा सोचती भी है तो वो शर्मनाक होगा कि आरक्षण हटाया जाना चाहिए। लेकिन जो आरक्षण की समीक्षा की बात हो रही है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने पहले भागवत जी ने कहा, फिर उसके बाद मनमोहन वैद्य ने कहा, फिर उस पर दत्तात्रेय होसबोले ने सफाई दी या कहें कि उसी बात को और स्पष्टता से कहा। अब वो बात अपर्णा यादव कह रही हैं। उनके अभी के कहने में एक जो फौरी जो फायदा है वो मैं बताता हूं। लखनऊ कैंट की सीट पर बहुतायत सवर्ण हैं, जहां रीता बहुगुणा जोशी जो पहले कांग्रेस में थी और अभी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रही हैं, उनका बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। तो एक तो वो बड़ी वजह है क्योंकि वहां पिछड़ी राजनीति करके आप चुनाव जीतने की तरफ नहीं दिखते हैं। लेकिन इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें अगर, तो क्या पिछड़ी राजनीति करने वाले या दलित राजनीति करने वाले वो लोग जो एक जनरेशन आरक्षण का लाभ पा चुके हैं, उनका आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे? और अगर ये करता है तो ये भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है जो राजनीति से थोड़ा आगे जाने की बात है, जो शायद नेताओं को हिम्मत दिखानी चाहिए। तमन्ना जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। तमन्ना जी, एक छोटी सी टिप्पणी। मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का चेयरमैन रहा हूं और देश में कैसे आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया जाता है मैं जानता हूं। आरक्षण का अर्थ कम से कम, अभी जो सज्जन बोल रहे थे मैं उनसे सहमत नहीं हूं। आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण के जब आर्थिक आधार पर दिया नहीं जाता है तो ये क्रीमी लेयर या पिछड़े वर्ग या इसकी बात ही क्यों की जा रही है? वो तो सामाजिक स्तर पर दिया जाता है और जब तक समाज से विषमता नहीं समाप्त हो सकती है तब तक आरक्षण नहीं समाप्त होगा। और आरक्षण अगर उसके पहले समाप्त किया जाता है तो इसका स्वागत नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दलितों के साथ धोखा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन संदर्भ में आपका बहुत महत्वपूर्ण मीडिया है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन संदर्भ में लेकिन अपर्णा यादव के संदर्भ में डॉक्टर शास्त्री जी, लेकिन अपर्णा यादव के संदर्भ में और वो तो गलत बोल रही है। गलत क्यों बोल रही है? गलत क्यों बोल रही है? विनोद शर्मा से सवाल मेरा, विनोद शर्मा से सवाल मेरा इस पर, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। जब हम लोग तो दलित वर्ग से हैं। एक मिनट सर, जो मैं बात कह रही हूँ एक मिनट के लिए सुन लीजिए। अपर्णा यादव ने जब अपने एसेट डिक्लेयर की
पर्चा भरने के समय कि कितनी पूंजी उनके पास है, तो उसमें ये भी उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनके पति के पास 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी गाड़ी है। अब उसे देखते हुए विनोद शर्मा जी, अगर अपर्णा यादव ने ये सवाल उठाया है, क्या इस पर बड़ी बहस होनी चाहिए जो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, और फिर उसको फिर से टाई अप करते हैं यूपी चुनाव के साथ कि ये कितना बड़ा मुद्दा है? क्या ये एक गलत बोल निकल गए उनके मुंह से, पहली बार वो चुनाव लड़ रही है, या इसके पीछे वो अपनी खुद की आइडेंटिटी भी बनाना चाहती है? आखिर छोटी बहू है, बड़ी बहू भी उतरी है चुनाव में। अब देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। समाजवादी पार्टी जो है वो आरक्षण की पैदाइश है। आरक्षण उसका रेजन दिएत्रे है, कोर है, उस पे जिंदा है वो। अपर्णा यादव की इक्वेशन समाजवादी पार्टी से आरएसएस की जो इक्वेशन बीजेपी के साथ है वैसी नहीं है। वो है छोटी बहू और दूसरी शादी से छोटी बहू है। और जब बीच में बवाल हुआ पार्टी के भीतर, उस वक्त ये भी कहा जाता था कि जो एक्सटेंडेड फैमिली है माननीय मुलायम सिंह यादव की, उसका भी उसमें रोल था, लेकिन उसको हम जुदा रखें। अपर्णा यादव बिष्ट परिवार से आती हैं, बिष्ट परिवार की थी जो राजपूत होते हैं, और उनकी शादी जो है वो यादव परिवार में हुई। तो जहां तक क्लास की बात है, वो अपर क्लास से बिलोंग करती है। लैम्बोर्गिनी गाड़ी उनके पिता के पास, उनके हस्बैंड के पास है, तो फिर वो क्रीमी लेयर में है। और क्रीमी लेयर की एक डिबेट जो है वो कंसिस्टेंट डिबेट चलती रही है। अब मेरे मित्र सोनकर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति है और मेरी बात इनसे कई बार बहस होती है। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन था और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन था, वो जो हमारे संविधान के निर्माता थे माननीय अंबेडकर साहब और बड़े नेता उस जमाने के, उन्होंने एससी और एससी के संदर्भ में कास्ट बेसिस पे क्लास डिटरमिन की कि ये क्लास है, ये वो क्लास है जिसको कि आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि ये सदियों से उपेक्षित क्लास है दोनों की, और समाज का कर्तव्य बनता है कि इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना के रखें। लेकिन माननीय अंबेडकर ने यह भी कहा था कि ये परपीचुइटी में नहीं हो सकते, ये हमेशा नहीं हो सकते। मनमोहन वैद्या ने अपने कथन में कहा जयपुर में, अब इसमें दो राय हो नहीं सकती, ये उन्होंने कहा। उन्होंने अंबेडकर को दोहराया और कहा कि परपीचुइटी में नहीं है, इसलिए हमको इसे करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। और रिव्यू की बात बहुत लोगों ने कही है पहले भी। अपर्णा यादव ने भी रिव्यू की बात कही है और उसने अपने छोटे स्वार्थ के लिए कही है, क्योंकि वो चाहती हैं कि जो ब्राह्मण वोट है लखनऊ में वो उनको मिल जाए। सुनिए, अपर्णा यादव ब्राह्मण वोट चाह रही हैं, वो फॉरवर्ड कास्ट का वोट जिसे वो स्वयं बिलोंग करती हैं वो चाह रही हैं, और वो अच्छी अपनी फाइट बनाना चाहती हैं रीटा बहुगुणा जोशी के खिलाफ। लेकिन इस सबको भी हम अलग छोड़ दें। देखिए, मेरी बात सुनिए। जी, ये ऐसा मुद्दा है जिसपे हमने लोगों को आत्मदाह करने की कोशिश करते हुए देखा दिल्ली शहर में जब मंडल आया, और ये वीपी सिंह कहा करते थे कि मंडल कमंडल को तोड़कर बाहर निकलेगा, और ये बात आज भी लागू होती है उत्तर प्रदेश में कि जहां जहां आरक्षण के खिलाफ जो बोलेगा वो माना जाएगा कि वो कमंडल है और उसको तोड़कर मंडल बाहर आएगा। और इसलिए मैं समझता हूं अपर्णा यादव ने अपनी पार्टी की हानि की है। शायद वो पहले माननीय प्रधानमंत्री की भी प्रशंसक रही हैं और अभी भी शायद अंदर मनमुटाव है, जिसके चलते ये वाक्य उनके मुंह से निकला, क्योंकि वो डेस्परेट है कि किसी भी तरह से उनको अगली असेंबली में बैठना है। घनश्याम तिवारी जी, आपका कोई रिस्पॉन्स? उनका एक क्वेश्चन, लेकिन शी डज नॉट मेक पॉलिसी। तमन्ना, एक बात, वो पॉलिसी कौन बनाएगा ये तो हमें पता नहीं ना, जब सरकार आएगी तब पता चलेगा। पॉलिसी नहीं बनाती है वो, फेयर इनफ, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा उठाया। घनश्याम तिवारी जी, मुझे आश्चर्य है कि जितना गूढ़ अध्ययन
अपर्णा यादव जी का किया जा रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम गूढ़ अध्ययन उत्तर प्रदेश और उसकी समस्याएं और उसकी जो संभावनाएं हैं उसका करें। लेकिन मुद्दा अगर सिर्फ ये हो कि हम किस तरीके से चर्चा को बढ़ाते रहें और मुख्य विषय को भूल जाएं तो अलग बात है। डॉक्टर सोनकर, आप मुख्य विषय से आज भागने के मूड में लग रहे हैं घनश्याम तिवारी जी, लेकिन आप विषय से भागने के मूड में लग रहे हैं। बात मुख्य विषय नहीं, बात भागने की है ही नहीं ना। डॉक्टर सोनकर शास्त्री जी जो बात कह रहे हैं उनका लंबा काम रहा है, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से गलत बात कह रहे हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि आरएसएस, चाहे वो हम लोग बंच ऑफ थॉट्स पुस्तक से शुरू करें या आज के बयानों तक आए, क्या सैद्धांतिक रूप से आरएसएस और आरक्षण आर पार की लड़ाई लड़ते रहे हैं? क्या ये सही नहीं है? ये अनेक तरीके से जाहिर होता है। तो अगर वो सैद्धांतिक वो किसी तरीके से ये साबित करना चाह रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई आरएसएस ही लड़ रहा है, तो मुझे इससे बहुत आश्चर्य होगा। रही बात आपने अपने इस सेक्शन में जो सवाल पूछा 73 सीटों का, आपने कहा कि वहां ये जातियां हैं, ये जातीय समीकरण है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, जो मैंने शुरू में भी कहा, कि एक प्रमुख जो तबका है उभर के सामने आ रहा है, वो उत्तर प्रदेश का युवा है। ये राम मंदिर के समय में नहीं था, ये आरक्षण की उस लड़ाई का मंडल कमंडल की उस लड़ाई का उस तरीके से हिस्सा नहीं रहा है जिस तरीके से आज वो अपनी लड़ाई रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए लड़ रहा है। और अगर कोई नेता, कोई नेतृत्व, कोई सोच उसके साथ जुड़ रही है, तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका एजेंडा, उनकी सोच जुड़ रही है। तो कहीं न कहीं यदि आप उन 73 सीटों की बात करते हैं तो वहां पे युवाओं का क्या रुझान है, उसको आप नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सारे सीटों पर है, भारत की आजादी की आबादी एक यूथ पॉपुलेशन की है, उत्तर प्रदेश की भी है, तो युवा तो है ही, लेकिन साथ में एक और जो तबका है, एक जो मैं पॉइंट रखना चाह रही हूं, जिस पर सबका ध्यान है, वो है किसानों पर। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनाते हैं कि आज अपने अलग अलग रैलियों में उन्होंने मुझसे प्रश्न किया है और उस प्रश्न का उत्तर देना मुझे बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पूरा कीजिए सर। इन्होंने मुझसे सीधे प्रश्न किया है। कीजिए सर, लेकिन छोटे में प्लीज, संक्षिप्त। मैं संक्षिप्त में देता हूँ, बहुत छोटे में जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आरक्षण पर कांग्रेस हमेशा भागती रही, क्योंकि आरक्षण को आज तक कांग्रेस ने कभी पूरा करने का मन भी नहीं बनाया था और उसके आसपास भी नहीं। जहां तक आरक्षण की बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को टेम्परेरी ढंग से दिया था, बाकी अन्य रिजर्वेशन नहीं। मैं कांग्रेस इसका मुझे उत्तर देना है। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप नहीं लग सकता। मैंने तो आरक्षण कुछ बोला ही नहीं, तब तक उत्तर की बात होने लगी। माफ कीजिएगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं इसको जवाब दे सकूं। जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण को तो कोई समझा ही नहीं है। तथ्यों से आरक्षण दलितों को सामाजिक आधार पर अधिकार नहीं है आरक्षण पे बोलने का। को जो दिया गया है, प्रधानमंत्री जी की पुस्तक, जो कि उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी ने ही लिखी होगी, कर्मयोग, उसका पेज नंबर 48, 49 पे क्या लिखा है? सब कह रहे थे शुरुआत में कि आरक्षण को मुद्दा क्यों बना रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा मुद्दा है, आरक्षण का एक टची नर्व है, लेकिन ये एकमात्र टची नर्व नहीं है पूरे चुनाव में। आई वांट टू मूव ऑन। उल्टा मेरा आरोप है आप। अच्छा, सबने सबका जवाब दे दिया हो तो मैं आगे बढ़ाऊं डिबेट को, प्लीज। कोई ऐसा ओके, शास्त्री जी, खेरा जी, तिवारी जी, समता क्या होती है? खेरा जी, अगर समता की बात करिए। ओके, सबने अगर सबका जवाब दे दिया तो मैं प्लीज डिबेट को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि सिर्फ पिछड़ी जातियों का ये सवाल नहीं है, किसानों को भी लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं आगे बढ़ने के लिए आपको सुनाना चाहती हूँ कि आज की अलग अलग रैलियों में किसानों पर क्या वादे किए हैं नेताओं ने। मैं भी उत्तर प्रदेश का एमपी हूं। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, पहले ही दिन ये काम मैं उनसे करवा लूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। एक काम उन्होंने कहा है कि जो छोटे किसान हैं, उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, पहला काम, ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं, जैसे ही सरकार बनेगी पहला काम मैं उनसे करवा के रहूंगा। मोदी जी, आपने कर्जा माफ किया 1,10,000 करोड़ रुपए 50 परिवारों का। तरस खाइए, किसान के लिए आपने
कर्जा माफ कीजिए। और मोदी जी का जवाब ऐसे मिला, देखिए जैसे अब सन्नाटा छा गया वैसे, एक शब्द नहीं निकला मोदी जी के मुंह से, मुझे जवाब तक नहीं दिया। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के रहे कार्यकाल में केवल एक ही खास व बड़ा कार्य ये किया है कि इन्होंने देश में अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को पहले से और भी कई गुना ज्यादा मालामाल व धनवान बना दिया है। अच्छा, किसानों की बात पर आते हैं और डॉक्टर शास्त्री, मेरा आपसे पहला सवाल है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्टेटेड पॉलिसी है कि हम एंटाइटलमेंट की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, इससे तो आप मना नहीं करेंगे। एम्पावरमेंट की राजनीति में आप विश्वास करते हैं। जब यूपीए सरकार ने किसान के कर्ज माफ किए थे तो आपकी पार्टी ने उसकी निंदा की थी। अब क्या हो गया कि 2 दिन पहले, वोट डालने के 2 दिन पहले सब किसान के कर्ज माफ करने में लगे हुए हैं। राजनाथ सिंह जी ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था आज। देखिए, पहली बात तो यह है तमन्ना जी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के संदर्भ में लिए गए किसी भी निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की है, लेकिन जहां तक आज जो किसानों की बात हो रही है उस पर मैं 2 टूक जवाब देना चाहता हूं। 15 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश की हालात दयनीय हालात थी और बीमारू राज्य के रूप में इसकी पहचान थी, तो उसी समय मध्य प्रदेश की भी सेम हालात थी, वो भी बीमारू राज्य के रूप में था। और उस समय दोनों प्रदेशों का आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हकीकत से को सुनाना देश के सामने नहीं रखना चाहते हैं। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ डेटा के साथ। प्रदेश पाइए ना, उस समय 2% आप मध्य प्रदेश आपके बाद मैं आपके पास आती हूँ। एमएच खान साहब, मैं इनके बाद आपके पास आती हूँ। मैं आपको आपके पास। आप खान साहब, आप बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए और शिष्टाचार को मेंटेन करिए ना। नहीं, किसानों के मुद्दे पर मैं आती हूँ खान साहब के पास, इनको पूरा करने दीजिए। आपको गाली नहीं दिया। देखिए, दोनों स्टेट का 2% से भी कम था उस समय कृषि विकास दर। आज बगल में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां की विकास दर 20% से भी ज्यादा, और हिंदुस्तान में नंबर 1 कृषि क्षेत्र में विकास दर रखने वाला स्टेट के रूप में है। पर 15 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में विभिन्न सपा, बसपा, कांग्रेस से सहयोग सब लेकर के सरकारें चलती रही, लेकिन आज भी शास्त्री विकास दर 2% मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। किसानों के बारे में अमन्ना जी एक अच्छी बात मैं कह रहा हूँ, उसको देश के सामने रखने दीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में सर, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं पिछले 30 सेकंड से। कितनी दयनीय हालत है, बीमारू राज्य है। अगर इसके लिए हमारी पार्टी ने ये कहा है कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और इतना नहीं, केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए कितने प्रोग्राम ले आए, कितनी यही तो मैं कह रही हूँ सर, शास्त्री जी, यही तो मैं कह रही हूँ। इनफैक्ट बल्कि किसानों के पास जो भूमि है उसके स्वास्थ्य के बारे में भी हम चिंता कर रहे हैं। हमारी सरकार ने उसके संदर्भ में भी योजनाएं बनाई हैं। तो किसानों के संदर्भ में अगर उत्तर प्रदेश के किसानों के बेहतर जीवन के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी उनके ऋण को माफ करने की बात कर रही है, नहीं, ऋण को माफ करने की बात आमतौर पर आपकी पार्टी नहीं करती है। इसलिए मेरा आपसे सवाल है, आप लोग सॉइल हेल्थ कार्ड देते हैं, आप इंश्योरेंस देते हैं, आप ऋण माफ करने वाली पार्टी नहीं रहे हैं। किसानों क्या बदल गया है? डॉक्टर एमएच खान का रिस्पॉन्स। हमने तो केंद्र में बहुत सारी योजनाएं किसानों के बेहतर जीवन के लिए सिर्फ आप नहीं बोलेंगे सर, सब बोलेंगे। प्लीज संयम रखें, प्लीज। कह रहे हैं ओके, इनफ जी। एमएच खान, अब बोलिए, मुझे सवाल बताइए, हम तो सुन तो नहीं पाए आपका सवाल। जी, मैं कह रही हूँ कि आपका फोकस क्या है किसानों पर, और मायावती जी के सारे जो हमने साउंड बाइट चलाए हैं वो बार बार बीजेपी को क्यों अटैक कर रही हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी को इसलिए वो अटैक कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, सीने पर हाथ रख के कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूं। 2014 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे विदेशों में जो पैसा जमा है 15-15 लाख रुपया सबको डालेंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी।
56 इंच का सीना है मेरा। बोल रहे हैं कहाँ गया वादा कहाँ चला गया? बोल रहे हैं कहाँ चला गया? कहीं भी एक बात भी नहीं कहा है। सवाल मेरे पास है आपके लिए। कहा है इस बात को MS खान जी, इनको समझ इतनी होनी MS खान जी, अच्छा MS खान जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछले कुछ दिनों से हर रैली में थोड़ा ऑडियो हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा सवाल है MS खान साहब मेरा एक सवाल सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों से हर रैली में मायावती जी बार बार क्यों कह रही हैं कि अगर आप फिर से मुझे चुनकर लाएंगे तो मैं स्मारक नहीं बनाऊंगी? क्या उनको समझ में आ गया है कि यूपी की जनता बड़ी दुखी थी सारे स्मारक कार्य के काम को देखकर? MS खान साहब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे प्लीज सर? मेरे बेटे की तरह हो आप। मैं बुजुर्ग हूँ आपका, आप मेरे बेटे की तरह हो। प्लीज इन सब बातों से हम निकले बाहर। झूठ बोलने का ठेका मत लीजिए खान साहब। शास्त्री जी और MS खान जी आपकी ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये हमारा शो है, हमारे दर्शकों के लिए। कहीं भी एक मिनट शास्त्री जी रुक जाइए। शास्त्री जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप रुक जाइए। शास्त्री जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप रुक जाइए। MS खान जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट MS खान जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शास्त्री जी आप रुक जाइए, आपका थोड़ा मैं ऑडियो डाउन कर रही हूँ तो बस 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए। MS खान जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हर रैली में मायावती जी क्यों बार बार कह रही है कि अगर आप हमें चुनकर लाएंगे, दो चीजें वो कह रही, कंसिस्टेंट थीम है। एक है कि अगर आप हमें चुनकर लाएंगे तो हम फिर से स्मारक नहीं बनाएंगे। क्या वो जान गई है कि जो पिछले उनके कार्यकाल में उन्होंने खूब सारे स्मारक बनाए उससे जनता नाराज है? और दूसरी बात जो वो बार बार कहती हैं कि मुसलमान भाई अपना वोट वेस्ट ना करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देकर, इसका क्या मतलब है? देखिए जो स्मारकों की बात बहन जी ने कहा है वो स्मारकों का काम होना जरूरी था। महापुरुषों का बनाना, मूर्ति लगाना वो भी काम जरूरी था। वो काम हमारा पूरा हो गया है। तो जिस काम को पूरा कर लिया है उस पर हम नहीं। अरे बेटे की तरह हो, हमारे चुप रहो। बेटे की तरह हो, चुप रहो, मेरी बात सुनो। हमारे बच्चे की तरह हो, आप चुप रहो। पर्सनल क्यों होते हैं आप बच्चे की तरह हो? पर्सनल क्यों होते हैं आप लोग? तो चुप को बात सुनो ना। नहीं अच्छा पर्सनल मत होइए, और जो इस डिबेट का स्तर है उसको प्लीज आप सोचिए और उसी तरह से अपनी बात रखें। स्मारक वाला सवाल जरूरी है, उनको जवाब देना चाहिए। शास्त्री जी इनका जवाब सुन लीजिए, इनका जवाब सुन लीजिए। जवाब देना जरूरी है क्योंकि अगर वो काम हो गया तो फिर इस बार वो क्यों वादा कर रही है कि मैं फिर से नहीं करूंगी? नहीं, इसीलिए कहा जा रहा है कि वो काम हो गया, अब दूसरे काम में लगना है जहां गरीबों को और मजदूरों को और जो नौजवान जो नौकरी नहीं पाए हैं उनको जितना कोशिश किया गया था उतना नहीं हो पाया, उस काम को किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब से बहन जी ने ये बात कही है तब से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। इन्होंने स्मारक का काम नहीं किया क्या? महाराष्ट्र में कितनी बड़ी मूर्ति बनाने काम किया, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन अगर इस सवाल उठा रहे हैं अम्बेडकर का स्मारक बनाया गया है। दूसरी बात वो इस देश के जो मसीहा अरे बच्चे चुप रहो तो हम बुजुर्ग ऐसे ओके। मैं इसका एक्चुअली मैं इसका जो किसानों की बात है इसका मैं एनालिसिस में चाहती हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज प्रधानमंत्री जी का कहना कि पहले दिन हम सारे छोटे किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आमतौर पर ये बीजेपी की नीति नहीं रही है। वो सॉइल हेल्थ कार्ड दिलाएंगे, वो ऋण दिलाएंगे, वो सस्ते कर्ज दिलाएंगे, वो इंटरेस्ट सबवेंशन दिलाएंगे, लेकिन वो कर्ज माफ करने वाली पार्टी नहीं रही है अब तक। देखिए तमन्ना, ये जो किसानों के ऋण माफ करने की बात है जी, बोलिए हर्षवर्धन जी। खान साहब, हाँ, किसानों के ऋण माफ करने की बात जो प्रधानमंत्री ने आज की है और उसमें जो डेस्परेशन था वो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अपर्णा यादव का बयान था वो उनकी फौरी जो एक कहें कि छोटा सा विधानसभा का लाभ है, लेकिन जो किसानों के ऋण माफ करने की बात है और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ओवर द बोर्ड जा रही है फसली ऋण माफ करने को लेकर। न तो इनका कोर है, न तो भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा मिलने जा रहा है। और जो ज्यादा खतरनाक बात है कि भारतीय राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत, जो बार बार कह रहे थे प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि हम किसान को इतना एम्पावर करेंगे और उसका असर दिख सकता था। जो ये कहते कि जो 0.2% जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी, जो 4.1 का प्रोजेक्शन हो रहा है, तो एक अच्छी तस्वीर देश में बन रही थी। लेकिन अगर खुद प्रधानमंत्री
73 सीटों पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, जहां जाटों की एक जो कहें कि पूरी तरह से एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को एड्रेस करने की कोशिश है, और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वो किसान जो पिछले कुछ सालों में एक पंचवर्षीय योजना में करीब 50 लाख किसान हैं जो मोटा मोटा किसानी से बाहर निकल गए, और वो किसान हैं जिनका परिवार पहले ही 2 बीघे 4 बीघे 6 बीघे पे था। उस पर ये राजनीतिक पार्टियां बात करने से डरती हैं, चाहे जो पार्टी हो। इसीलिए सबसे आसान है कि आप फसली ऋण माफ कर दीजिए, आप कहिए कि हम किसान मांग पत्र ले आएंगे और उसको हम सारे के सारे ऋण माफ कर देंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जहां 2017 का चुनाव जीत के आने वाली सरकार को 1.5 करोड़ रोजगार तुरंत देने हैं, वहां इस तरह की बात सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन इसी में एक चीज मैं और जोड़ूंगा कि जो आरक्षण की समीक्षा की बात मैं कर रहा हूं, आप जाटों को देख लीजिए, पाटीदार गुजरात में देख लीजिए, राजस्थान के भी जाट देख लीजिए, हरियाणा के जाट देख लीजिए, महाराष्ट्र में मराठा देख लीजिए। ये वो कम्युनिटी थी जो खेती पर आश्रित थी, जहां जोत छोटी हो रही है, जहां पहले मान लिया जाता था कि बड़े लोग हैं, इनको किसी तरह की कोई छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा। हर्षवर्धन प्लीज अपना पॉइंट की स्थिति रैप कीजिए। किसानों पर सब मेहरबान है, लेकिन किसका विश्वास करें? कौन ये पूरे वादे कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने भी ये वादा किया है और बीजेपी भी अब यही वादा कर रही है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ में ही क्या बीजेपी के लिए अब चुनौती है कि उन्होंने सीएम उम्मीदवार नहीं पेश किया है लोगों के सामने? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। हमें लगता था ये नौजवान है, कुछ पढ़ा लिखा है, जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। ये अखिलेश जी इतने डरे हुए हैं कि जो मले उसको गले लगा लेते हैं, वरना कोई डूबती नाव में पैर रखता है क्या? आप तो याद करो वो वादा जो तुमने किया था कि गरीबों को 15 लाख रुपए हम अकाउंटों में पहुंचा देंगे। हम तो कहते हैं 15 लाख छोड़ो, अरे 15,000 ही रुपए हमारे लिए भेज दिए होते तो बहुत बड़ी बात होती। हमने भी कह दिया हमें भी बचाना है स्कैम से, और हमारे स्कैम का मतलब है सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह और दूसरा एम से जिनका नाम है। तो ये तू मैं भी चली आज अलग अलग रैलियों में उत्तर प्रदेश में क्या है बड़े मुद्दे, इस पर हम चुनावी दंगल पर खास कार्यक्रम में आपसे पूछ रहे। हमने आरक्षण की बात की, किसानों को लुभाने की बात की, लेकिन अब एक सवाल विनोद शर्मा जी, इस तरह से जो पिच किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री एक तरफ अखिलेश एक तरफ, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्या इसके पीछे एक कारण ये भी है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है बीजेपी ने? देखिए, ये आपको मैं जवाब जो दे रहा इससे लगेगा कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक कोट किसी बीजेपी के नेता का, हमारे मित्र है, उन्होंने कहा कि जब से ये अखिलेश यादव की अलायंस हुई है कांग्रेस के साथ और अखिलेश और राहुल इकट्ठे कैंपेन कर रहे हैं, तो आकस्मक हमारे नेता और हमारी पार्टी बूढ़ी लगने लगे। अब देखिए, ये पब्लिक परसेप्शन जो होती है वो नींव होती है किसी भी इलेक्शन जीतने के लिए, और आज के दिन यथार्थ ये है, मुझे नहीं पता रिजल्ट्स कैसे आएंगे, लेकिन पहला राउंड जो है वो अखिलेश आगे है पहले राउंड में। जो पब्लिक परसेप्शन का जनता के मानस पे प्रभाव डालने वाली बात होती है उसमें आगे है। भले ही आप उसका जितने भी क्रिटिसिज्म करते रहे, कहते रहे उसने कुछ काम नहीं किया, जैसे अभी हमने सुना माननीय प्रधानमंत्री को कहते हुए कि उनसे अपेक्षाएं थी उन्होंने पूरी नहीं की जी। मेरा ये मानना है कि ये जो अलायंस है, इस अलायंस के ये ध्रुव पे है इलेक्शन की उस पहिए के, और ये देखना ये है कि अलायंस कितनी कारगर सिद्ध होती है। और अगर ये अलायंस चल निकली तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे समस्त भारत के लिए।
मेरा ये मानना है। बाकी जनता डिसाइड करेगी जी बिल्कुल, और मेहनत डिसाइड करेगी। हमारे दोस्तों की जैसे सोनकर साहब बैठे हैं। घनश्याम तिवारी से मेरा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने एक स्पीच में ये भी कहा कि हमसे हर 10 मिनट में हिसाब मांगा जाता है, हम 2019 में हिसाब देंगे। ये तो केंद्र सरकार में है, लेकिन क्या केंद्र सरकार से जो आप हिसाब मांगते हैं, बार बार नोटबंदी की बात करते हैं और मोदी जी की बात करते हैं, क्या आपको पहले अपना 5 साल का हिसाब नहीं देना चाहिए? देखिए, हमने तो चुनाव की बुनियाद ही बनाई है कि हमने 5 साल में क्या काम किया है। जब हम कहते हैं काम बोलता है और फिर अपने वादे सामने रखते हैं जो हम करना चाहते हैं और उसको हम रैली दर रैली उसको रिपीट करते हैं, तो बात साफ है। हमने एक स्पष्ट नेता दिया है, उसकी स्पष्ट सोच है, एक स्पष्ट एजेंडा है। और इस के तुलना में आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, उन्होंने न नेता दिया है। एजेंडा की बात है तो उन्होंने हमारा मैनिफेस्टो कॉपी कर लिया है। अब नारे चुराने लगे हैं। हमने कहा कि यूपी को 7 पसंद है, उन्होंने 7 लोगों की तस्वीर सामने की, ये 7 पसंद है। उन 7 में से न कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, न बनने की काबिलियत रखता है। प्रधानमंत्री खुद अपनी पार्टी में इस बात की लड़ाई लड़ करके आए कि देश का चुनाव जब लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री का चेहरा सामने होना चाहिए। वो कैसे उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को भूल जाएंगे कि 2 लोग जिनका उत्तर प्रदेश से वाकई कोई सरोकार नहीं रहा है अपने विस्तृत राजनीतिक जीवन में, वो ये तय कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन नेता होगा। क्या लोहिया जी कहा करते थे, डॉक्टर शास्त्री आपका जवाब नहीं करती है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है ये भरोसा क्यों है, प्रधानमंत्री जी को ये भरोसा क्यों है कि 5 साल वो टिक जाएंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने के बाद? ना होना क्या एक बड़ा एक आखिरी बात कहना चाहूंगा तमन्ना जी, एक आखिरी बात। तमन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं समझते या भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। यहाँ पर लोकतांत्रिक सिस्टम है, यहाँ संवैधानिक सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चलती है। संविधान में स्पष्ट है कि यहाँ कोर कमेटी है, संसदीय बोर्ड है, वो लोग जिसको तय करते हैं वो मुख्यमंत्री होता है। और कई ऐसे स्टेट हुए हैं जहाँ पर हमने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर भी हुए। लेकिन जहाँ फॉर्मल वाला रिस्पांस दे रहे हैं, फैक्ट ये है कि मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की हालात, तमन्ना जी, उत्तर प्रदेश की हालात जो बना करके रखी गई है उसमें किसी नेता की नहीं बल्कि आज आवश्यकता है कि जनता की महत्वपूर्ण भूमिका हो। बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा है, पत्रकार की मां के साथ थाने में बलात्कार हुआ है, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार ही नहीं बल्कि उनकी हत्या करके उनको पेड़ से टांग दिया गया है। पवन खेरा जी, ये हालात है उत्तर प्रदेश का। दो चीजें प्रदेश के तमन्ना जी, आप ऐसे 2 दलों को ज्यादा मौका बोलने का दे रही हैं जिनका उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। न सोनकर शास्त्री जी की पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला है, न खान साहब की पार्टी का वहाँ कुछ होने वाला है, और आप कांग्रेस को कम समय दे रही हैं जो कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। क्या बोलना है आपको? पवन खेरा जी, पहले आपके नेता कहते थे साइकिल पंचर है। पवन खेरा जी की आप बात सुन ले, ऑडियो थोड़ा डाउन करेंगे। पवन खेरा जी अपनी बात बोलना चाहते हैं। पवन खेरा जी आप ही बोलिए, लेकिन आप इस बात पर बोलिए कि आपके नेता का सबसे बड़ा कोट, ऑडियो थोड़ा कंट्रोल कीजिए प्लीज। पवन खेरा जी की बात मैं सुनना चाहती हूँ। पवन खेरा जी, आज आपके नेता का सबसे कोटेबल कोट रहा है कि ओबामा जी मेड इन यूपी की बेडशीट खरीदे। अब आप कहिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस डिबेट में और आपका क्या रोल होगा, क्या क्योंकि अखिलेश पर फोकस हो गया है पूरा कैंपेन। जी बताइए पवन खेरा जी। पहली बात तो तमन्ना जी, मुझे आपसे एक शिकायत है कि जो पार्टी जो जीत रही है उसको आप मौका नहीं दे रहे हैं। आप 2 ऐसे पार्टी को ज्यादा बोलने का मौका दे रही है जिनका उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है, न खान साहब की पार्टी का, न शास्त्री जी की पार्टी का, लेकिन आप उन्हीं को मौका दिए जा रही हैं। रही बात किसानों की, तो किसानों पे जो सबसे ज्यादा काम जिस पार्टी ने दिया उसको आपने बोलने नहीं दिया। किसानों का सबसे बड़ा जो कर्जा माफी हुई है वो राहुल गांधी ने की है, यूपीए 2 में की है। आप लोग इतना तो समझिए कि किसानों के लिए कंसिस्टेंटली अगर राहुल गांधी
संघर्ष करते रहे, प्रधानमंत्री तक को आज झुकना पड़ा। आपको अगर आपने देखा हो, लगातार पिछले 2.5 साल से राहुल गांधी किसानों की आवाज उठाते आए हैं, हर मंच से, हर प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री अक्सर प्रवक्ताओं को हमसे शिकायत होती है इस कार्यक्रम पर, नो ऑफेंस, लेकिन हमें पता नहीं कौन सी पार्टी जीतेगी, इसलिए हम सबको इक्वल मौका देते हैं। हम सबको इक्वल मौका देते हैं। आपकी पार्टी वाकई इस चुनाव में एक प्रमुख प्लेयर नहीं है। की पार्टी का लोकतंत्र उस वक्त कहाँ चला गया था जब किरण बेदी को दिल्ली में प्रोजेक्ट किया गया? ये तो एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब शास्त्री जी शायद उन्होंने देना पसंद नहीं किया। क्या सीएम का उम्मीदवार जो नहीं है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से, क्या उनको उसका नुकसान होगा? वैसे हमने पूछा था आपसे सवाल ट्विटर पोल में आरक्षण पर, अपर्णा यादव ने जो बयान दिया है आरक्षण पर, क्या उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है? 61% कह रहे हैं हाँ, इसको डाउन प्ले करने की काफी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके क्या परिणाम होंगे या नहीं, इसे आगे देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।